लॉकडाउन के बाद देश अब कोरोना के अनलॉक कार्यकाल से निकलकर वैक्सीनेशन के दौर में पहुंच चुका है। कोरोना काल वो दौर था जिसमें देश ने बहुत कुछ खोया तो सीखा भी बहुत कुछ। सीख मिली कि अब वक्त है अपने पैरों पर खड़ा होने का। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का नारा दिया और भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। अब हर फैसला आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर होने लगा है। इसकी झलक मौजूदा आम बजट में भी नजर आई। स्वास्थ्य बजट पर खासा जोर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था भी प्राइम फोकस में रही। नई शिक्षा नीति की जरूरतों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को मजबूती देने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कई ऐलान किए गए। बजट में किन किन चीजों पर जोर रहा, देश के साथ साथ ही मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हम इनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और इंदौर के चांसलर संजीव अग्रवाल जी। इसके साथ साथ सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्जन और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी और सीनियर सीए विजय पाल गुलिया जी। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विजय जी, डॉक्टर सुबोध और संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सबसे पहले बजट में हमने देखा कि किस तरह से बजट आया। बजट में खास तौर पर इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस केंद्र सरकार का रहा है। संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और इंदौर के। और विजय पाल गुलिया जी अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुबोध जी और संजीव जी दोनों जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, मूलभूत सुविधाएं जो पहले हुआ करती थी, जिनका जिक्र हुआ करता था, वो था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन धीरे धीरे इसमें शिक्षा भी शामिल हो गई। और कोरोना के बाद जब देश अनलॉक हुआ है, देश वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है, उस दौर में हमने देखा कि पहले बजट में केंद्र सरकार का शिक्षा पर खासा जोर रहा है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने, सरकार इस दिशा की तरफ बढ़ रही है और शायद ये बहुत बुनियादी जरूरत है। बहुत अच्छा। एक पहले ही हमारी जो पॉलिसीज जो पहले ही रिफॉर्म कर दी गई थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, देश को एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश है। पूरे वर्ल्ड में जो हम एजुकेशन में लैग कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं थी, और उसको प्रैक्टिकल बना दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। और इस बजट में मैडम ने हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए गए। भले बजट थोड़ा कम कर दिया गया, 6,000 करोड़ का करीब करीब बजट कम करा एजुकेशन में, तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक इच्छा शक्ति है। जैसे वो पीपीपी मॉडल्स पे स्कूल्स ला रही हैं, पीपीपी मॉडल्स पे सैनिक स्कूल डेवलप कर रहे हैं। मतलब एक इंटेंशन दिख रहा है कि देश में एजुकेशन को लेके बहुत सीरियसनेस है, जो पहले के टाइम में थोड़ा मिस होता था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिससे हम बच्चे को एंटरप्रेन्योर बचपन से बना पाएंगे। मेरे जो सेज इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उसमें अभी से हमने इस साल कर लिया था। कोविड के कारण फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाएंगी। तो हम बहुत जल्दी हम स्कूल लेवल पे अब इंडस्ट्री से टाई अप्स कर रहे हैं कि बच्चे की रुचि के अनुसार जो स्टूडेंट के अंदर सपना है, जो सोच है, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर दिया जाए। पहले तो ये होता था कि ये फॉर्मूला याद कराना है, इस पे एग्जाम होगी, ये तो वो बला बला चीजें कम होते जा रही हैं। रियलिस्टिक थिंग्स आ गई है और फोकस क्लियर है बजट में भी और इंटेंशन में भी कि एजुकेशन को उठाना है, हर आदमी को साक्षर बनाना है। तभी हम रियल में एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाएंगे। जी संजीव जी, सैनिक स्कूल की बात हो या आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने की बात हो, उसका जिक्र हो इस केंद्रीय बजट में। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राहत और दूसरी चीजें हों। माने जो पोस्ट ग्रेजुएट से लेके एक छोटे से बच्चे, आदिवासी बच्चा, वहां से का खा गा की शुरुआत कर सके, ABCDEFG की शुरुआत कर सके, इस बार सरकार ने बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया है। जी,
क्योंकि क्या है, जो मेन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो हमारे लिए वरदान साबित होगी इस देश के लिए, मुझे ऐसा दिख के लग रहा है। वो जो प्रैक्टिकल सिखाएंगे, जो जिसके अंदर, जैसा हम पहले मैं बचपन में पढ़ा करता था कि रशिया में 8th क्लास से अगर उसको मैकेनिक बनना है तो सिखा दिया जाता, उसको कुछ सीएनसी पे वर्क करना है तो 8th क्लास से उसको बिल्कुल फोकस जैसा कर दिया जाता था। तो मुझे लगता था इस देश में कब होगा कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना था, बचपन से मेरे पिता की इच्छा थी और मेरे अंदर भी इच्छा थी। परंतु मैं सिविल इंजीनियर कब सीखी, इंजीनियरिंग में शुरू हुआ। इंजीनियरिंग में 2 साल तक हम जनरल सब्जेक्ट पढ़ते रहे। 3rd ईयर में जब मैं आया, जब जाकर सिविल इंजीनियरिंग की पहली बुक उठाई मैंने। तो आज बच्चे का अगर सिविल इंजीनियर बनना है तो उसको 8th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, उसको साइट्स पे भेजना शुरू कर देंगे, उसका नॉलेज देना शुरू कर सकता हूं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि और अब पीपीपी मॉडल्स पे जैसे सरकार पब्लिक की प्राइवेट पार्टनरशिप्स बना रही है, एकलव्य विद्यालय आप बता रहे हैं, सैनिक स्कूल बता रहे हैं, तो उसमें और ऑनरशिप आ जाती है। जो सरकार अपने हिसाब से काम करती है, परंतु उसमें किसी का प्राइवेट बिलोंगिंगनेस आ जाती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, तो थिंग्स को और फाइन वे में ले जा सकते हैं। बस कंट्रोल रखना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बहुत बार हो सकता है इसमें गलत लोग भी घुसे, तो थोड़ा कंट्रोल करेगी सरकार, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में इस देश को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है। हम पूरे वर्ल्ड में हर जगह डॉक्टर्स देख लो, अमेरिका में इंजीनियर्स देख लो, अमेरिका आईटी इंजीनियर्स अमेरिका में, हर जगह हम छाप छोड़ रहे हैं, तो देश में नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी स्वतंत्रता कम थी, अब हम वो भी करके दिखाएंगे। अब थोड़ा स्वतंत्रता होते जा रही है, जगह जगह चीजों को मिलाते जा रहे हैं, तो फ्रीडम आ रही है। थिंग्स गोइंग टू बी वेरी गुड सर। मैं संजीव जी इस पर आता हूं। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्जन, मेडिकल डायरेक्टर, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुबोध, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिक्षा जगत से कुछ जुड़े हुए सवाल मैंने संजीव जी से पूछे हैं, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डॉक्टर सुबोध, इस बजट में एक तरफ जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिहाज से एक बड़ा बजट रखा है, बड़ी घोषणाएं की है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के फंड में रेज किया है या फंड को अगर बढ़ाया है तो वो है स्वास्थ्य। बहुत से गरीब लोग ऐसे देश में हैं जो पैसे नहीं होने की वजह से क्वालिटी इलाज नहीं ले पाते थे या गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं ले पाते थे, लेकिन तमाम योजनाओं की घोषणाएं, बजट में स्वास्थ्य के लिए पैसे को बढ़ाया जाना, फंड को बढ़ाया जाना, आपको लगता है कि देश में अब स्वास्थ्य इलाज इनका स्तर अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, इस बार का जो बजट था उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पिलर। और हेल्थ को यदि हम देखें तो पहली बार गवर्नमेंट ने एज अ होलिस्टिक व्यू लिया है। होलिस्टिक नहीं तो हम लोग उसके एकाध सिर्फ पहलू को बहुत जोर डालते थे। इस बार प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, वेलनेस वर्ड पहली बार आई है। अगर आप पिलर देखेंगे हेल्थ एंड वेलनेस, तो अब हम स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना भी शुरू की गई है, ये अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल घरों के लेवल से स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएगी। जैसा कि देखा गया है, हम लोग का सिर्फ 1.3% जीडीपी का बजट होता था हेल्थ केयर का, जो कि इस बार बढ़ाकर करीब 3% हो गया है। अभी भी हम कुछ देशों से, जो विकसित देश हैं, उनसे पीछे हैं, क्योंकि ये बजट 4 से 7% ऑफ जीडीपी नॉर्मली होना चाहिए। पर इसमें जो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं कि ये जो रूरल एंड अर्बन वेलनेस सेंटर्स जो डेवलप करेंगे, करीब 30,000, वो आपके प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमको वेलनेस देंगे। इसके अलावा इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो शुरू की है, ये योजना आई एम श्योर आगे जाके हमें प्राइमरी हेल्थ को डेवलप करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर हम देखें
तीन तरह के हेल्थ सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गांव के लेवल पे, घर के लेवल पे है। फिर आया सेकेंडरी, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस। एंड टर्शरी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन है, टाटा मेमोरियल है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते, क्योंकि वहां पे पैसा कमाना, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स का रोल उतना नहीं रहता है। वहां पे एनजीओज या सरकार ही काम कर सकती हैं, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट। वहां पे सरकार ने बहुत फोकस किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अभी और डिटेल्स आएंगे हेल्थ के बजट के, बट आई एम श्योर जो टर्शरी हेल्थ केयर होती है वो टर्शरी हेल्थ केयर पीपीपी मॉडल पे ज्यादातर जानी चाहिए, ज्यादातर, क्योंकि वहां पे क्वालिटी इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप देखोगे वो सिग्मा 6 लेवल पे काम करती है, जैसे एयरलाइन होती है उस लेवल। तो दैट इज वन थिंग। अच्छा, वैक्सीन पे बहुत अच्छा बजट दिया गया है, 35,000 करोड़। पहली बार इंडिया जो है फार्मा और वैक्सीन पूरे वर्ल्ड को बेचेगा। अभी तक अपन सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते थे, डॉक्टर्स, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छी चीज है हेल्थ में जो हम आत्मनिर्भर हुए हैं। कुछ चीजें ऐसा लगता है, देखिए सब चीजों को तो नहीं एक बार में कवर किया जा सकता, पर कुछ और चीजें हैं जो सरकार कर सकती है और मुझे पक्का है कि आने वाले दिनों में करेगी। मैं ये सुझाव आपसे लूंगा डॉक्टर सुबोध, लेकिन जो आपने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि एक तरफ हम दुनिया को वैक्सीन अब हम सप्लाई करने लगे, हम निर्यात करने लगे हैं। जो चीजें पहले हम आयात करते थे, इंजेक्शन, और शुरुआत में हमने देखा कि पीपीई किट तक कोरोना काल में हमको आयात करनी पड़ी, लेकिन आज भारत उस स्थिति में है कि हम इसको निर्यात कर रहे हैं। तब जबकि ये छवि भारत की पूरी दुनिया में बन रही है कि वो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो या फिर वो हमारे दोनों इंजेक्शन हो जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं, जब हम ये चीजें निर्यात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हमारी इतनी क्षमता है, तो देश के लोगों को देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन भी जाती है। बिल्कुल, और उन्होंने उस तरफ पहल की है। और यदि आप देखें फार्मा में एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था, 85% पूरे वर्ल्ड का चाइना से जाता था। तो अब इंडिया में एपीआई को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं। और मेरे को जो लगता है एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुड बी कंसिडर्ड डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यहां पे बना रहे हैं जिससे उसका आयात बंद होता है, तो उसको निर्यात के जैसा ही सोचना चाहिए और उनको वैसा इंसेंटिव देना चाहिए। भले ही आप 5 साल को दो, 7 साल को दो, उससे हमारी फार्मा इंडस्ट्री कंपीट कर पाएगी रेट से जो चाइना रेट्स देता है। और क्वालिटी के मामले में भारत की क्या छवि है पूरी दुनिया में, ये सब जानते हैं। और इसी वजह से भारत की वैक्सीन हाथों हाथ ली जा रही हैं, फिर वो ब्राजील हो या गल्फ में हो या बाकी हमारे पड़ोसी देश हो, तमाम जगह पर। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, इस बजट में एक और बड़ी चीज की गई, वो की गई हायर एजुकेशन कमीशन का इस बार जिक्र किया गया। इस हायर एजुकेशन कमीशन से एक चांसलर होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते, इस फील्ड के एक एक्सपर्ट होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सर, बहुत जरूरी था। हम जैसे मेरे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, तो हम फार्मेसी कॉलेज में पहले एआईसीटी से मतलब परमिशन लेते थे, फिर पीसीआई से लेते थे, और दोनों के थोड़े नॉर्म्स अलग होते थे। परंतु अब जब कमीशन हो जाएगा तो ये सब बाकी चीजें खत्म होने लगी, जैसे मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, आयुर्वेदिक काउंसिल, एआईसीटी एक काउंसिल बन जाएगा, एक कमीशन बन जाएगा, सब चीजें अंडर वन अम्ब्रेला आ जाएगी। तो थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर और मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। कंट्रोल डाइट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहेगा, तो थिंग्स शुड बी मूव फास्ट। अलग अलग डिपार्टमेंट तो सबके अपने अपने नियम बनाते हैं, सबसे आप इंस्पेक्शंस कराओ। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि साहब मोदी जी ने लाके चीजों को परिवर्तन कर दिया है, देश को परिवर्तित कर रहे हो, बहुत आगे तेजी से ले जा रहे हैं। तो कमीशन गोइंग वेरी वेल, शुड बी वेरी क्लियर। बस उसके पूरे क्लैरिफिकेशंस आ जाएं, कैसे वर्क करेगी, क्या क्या रहेगा, तो गोइंग फास्ट, वेरी फास्ट। अच्छा सर, मैं एक बात मेडिकल में कहना चाहूंगा, मतलब डॉक्टर वार्ष्णेय का मेन हक है उस पर बोलने का, परंतु मैं कहूंगा जो हेल्थ और विलिंगनेस पे 2,23,846 करोड़ रुपए दिए हैं, 137% इंक्रीज कर दिया है, तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। मैं भी मेरा माय सेज हॉस्पिटल आ रहा हूं, भोपाल का बेस्ट हॉस्पिटल आने की ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे सब दोस्त लोग बोलते हैं यार तेरे को पहले मालूम था इस बार बजट बढ़ने वाला है, इसलिए तू लेके आ रहा है। तो मेरा नहीं यार, ये तो देश की जरूरत है। अगर हमारा शिक्षा अच्छी रहे,
हेल्थ अच्छी रहे, विचार अच्छे रहे तो हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर ये चीज अच्छी नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, जैसा तो इस कोरोना काल में पीएम ने कहा भी था, जान है तो जहान है। जान तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब जहान भी हमें संभालना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर बैठ गई या डूब गई तो फिर जान रहेगी भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों चीजें जरूरी है, जान को संभाल लिया, जान को संभालना है। डॉक्टर सुबोध, मैं आपके पास आ रहा हूं। और डॉक्टर सुबोध, मेरा आपसे एक सवाल, हमारे देश में हालांकि पूरी दुनिया के अनुपात में अभी भी इलाज बहुत गुणवत्तापूर्ण और बहुत सस्ता है, लेकिन चूंकि हम इसी देश में रहते हैं तो हमको ये सस्ता इलाज भी कई बार बहुत महंगा लगता है। बहुत लोगों ने बाहर इलाज नहीं कराया अपना, इसलिए वो यहां के रेट्स को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई समझते हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाने से भले ही आम आदमी के टैक्स स्लैब में छूट ना मिली हो, लेकिन आपको लगता है कि सरकार जब इस क्षेत्र में बजट बढ़ा रही है, सुविधाएं दे रही है, तो यहां आम आदमी की बचत होगी। यानी भले ही टैक्स स्लैब में छूट ना मिली हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी को फायदा होगा। और ये आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि उसके पैसे कैसे बचेंगे। देखिए, आपने ये एक अच्छी बात बोली कि इस बार टैक्स में हम लोग को रिबेट नहीं मिला, पर अगर मैं सही बोलूं तो हम लोग एक ऐसी दौर से गुजरे हैं जहां पे सरकार ने इतना पैसा हेल्थ में रिबेट नहीं मिला। पर अगर मैं सही बोलूं तो हम लोग एक ऐसी दौर से गुजरे हैं जहां पे सरकार ने इतना पैसा हेल्थ में लगाया है और वैक्सीनेशंस भी फ्री लगा रही है, उसको तो कायदे से कुछ सेस या टैक्स बढ़ाना था, जो कि नहीं बढ़ा। यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिलीफ है, पहला। दूसरा, ये जो पैसा स्वास्थ्य में जा रहा है, आई एम श्योर कि ये जो आयुष्मान योजना है और ये जो वेलनेस क्लिनिक्स आएंगी, इससे लोगों का सही में इतना भला होने वाला है कि लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं। उनके जो सर्वेंट्स हैं, देखिए अपन लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, मेडिक्लेम है, पर हमारे सर्वेंट हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, आज की डेट में फ्री में हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बहुत ही विकसित देशों में होता है। हम लोग तो कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी इलाज, तो जो इलाज हमारे यहाँ होते हैं, कीमोथेरेपी कैंसर की फ्री में होती है। कितने मरीज रोज, कम से कम 10 मरीज कराते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो इन्होंने फंड बढ़ाया है, इस फंड से बहुत फायदा होना है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी, क्योंकि डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता था गांव में, अब आप देखिए वो लोग मोबाइल हॉस्पिटल्स प्लान करेंगे, जिससे कि डॉक्टर हर गांव में हफ्ते में 1 या 2 दिन जाएगा ही जाएगा, और बहुत अच्छा होगा इसका। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। संजीव सर, आपके पास आ रहा हूं। जिस स्किल की तरफ, रोजगार परक शिक्षा की तरफ आप जिक्र कर रहे थे, इस बजट में उसको लेकर एक खास प्रावधान किया गया। गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर स्किल सेंटर और स्किल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हमने ये देखा है कि हमारे यहां का एक लेबर जो स्किल्ड है, उसको जब यहां उसके स्किल के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, तो वो जाकर बाहर गल्फ कंट्रीज में या कहीं अब्रॉड जाकर वो अपने स्किल से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, और यहां वो लोग रह जाते हैं जो या तो बाहर जा नहीं सकते, या जिनके पास थोड़ा सा स्किल कम है, या फिर वो पूरी तरह से अपनी मातृ भूमि की सेवा करना चाहते हैं। संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक। तो मेरा आपसे सवाल यही था कि ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है कि हम थ्योरेटिकल पार्ट से हटकर अगर प्रैक्टिकल पार्ट और स्किल डेवलपमेंट पर अगर जोर दें, तो शायद हम ज्यादा बेहतर डॉक्टर्स, हम ज्यादा बेहतर इंजीनियर्स और दूसरे टेक्नीशियंस हम तैयार कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो यही है, स्किल उठा देंगे अंदर की। और हर पर्सन, ये जो मनरेगा था, मैं उसके बहुत फेवर में नहीं था। मनरेगा लाए थे, अरे आप मतलब कैसे काम करा रहे हो गांव में, तालाब खुदवा रहे हो, तालाब भरवा दे रहे हो, ये काम थोड़ी है। आप उसके अंदर स्किल डेवलप कर दो, और वो पूरे देश में, क्या बाहर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी जाके सेवा करे। बाहर से हमारे पास फंड आएगा, फॉरेन फंड मिलेगा हमें, परंतु हर जो मजदूर होगी, अगर कोई गड्ढा खोदना है, अगर उसके अंदर गड्ढा खोदने की स्किल है, तो वो 10 बाय 10 का गड्ढा जो उसको खोदने में 8 घंटे लगते हैं, अगर उसका स्किल है कि वो अपने कुल्हाड़ी को अच्छे से करके वो करके करेगा, तो वो फास्ट खोद देगा। यही स्किल तो डेवलप करनी है हमारे अंदर, और स्किल का कोई लेवल नहीं है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक स्किल चाहिए। यही काम चालू हो गया है। हमारी जो सेज यूनिवर्सिटी है उसमें यही स्किल पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि सब अलग अलग सेक्टर्स बनाए हैं। इवन स्किल मेडिकल में भी बहुत स्किल चाहिए, नर्सिंग कॉलेज में चाहिए, पैथोलॉजी लैब्स के लिए चाहिए, हर स्किल तो मतलब आज के टाइम
डेवलप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और तभी जाके हम फॉरेन फंड भी ला पाएंगे। हमारे आके जाने दें, हम बाहर जाने दें, उनको रोकना नहीं है, क्योंकि स्किल हमारी डेवलप है, हमारे पास इतने स्किल पर्सन हो जाएंगे, हम बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके आएंगे। हमारा, आपने जो मेडिकल की बात कर रहे थे अभी वाशन साहब, मेडिकल टूरिज्म का हमारा बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट हो जा रहा है। अगर फंड अच्छे आ गए तो हम मेडिकल टूरिज्म लेके आ जाएंगे, हमारी पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, उससे सब होटल चलने लगेंगे, हॉस्पिटल चलने लगेंगे, सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आएगा। तो वी आर कमिंग ऑन वेरी वेल वे। ठीक, मैं इस पर संजीव जी लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सुबोध, आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बात कही थी, आपने कहा कि हर चीज जो जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, वो तो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री को। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस देश में? पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को टर्शरी हेल्थ केयर में पीपीपी मॉडल्स पे सोचना चाहिए, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरा, जैसा मैंने बोला था कि एपीआई जो है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, उसमें या हेल्थ के सारे सेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम्स को डीम्ड एक्सपोर्ट मानकर उनको एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 years। ये दो चीजें यदि सरकार और करती है तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत वो मिलेगा बूस्ट, एंड इट विल रियली चेंज द स्कोप। जी, संजीव सर, आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर इस बार का केंद्रीय बजट कितना मददगार या सहयोग करने वाला होगा इस हमारे प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? बहुत मददगार तो है ही। हमारा जो प्रधानमंत्री नारा है, लोकल टू वोकल, थिंग्स शुड बी चेंज। अगर हम लोकल को यूज करेंगे तो अपने आप चीजें बढ़ने लगेंगी, और हम बहुत तेजी से चीजों को मूव कर रहे हैं। जी, मैं बात करूंगा एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, बस थोड़ी स्वायत्तता दिया जाए, विश्वास करें, हम पे विश्वास करें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और बहुत क्लियर हो। आप कंट्रोल थोड़ा छोड़ें, जैसे आपको हमारी सेज यूनिवर्सिटी में अभी जैसे हम देख रहे हैं, भोपाल में हम नहीं लाए, वहां लॉ और फार्मेसी का नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहां भोपाल में जरूरत है अभी लॉ इंस्टीट्यूशंस की। परंतु नेशनल पॉलिसी हो जाती है तो थोड़ा सा रियलिस्टिक पॉलिसी क्रिएट और करने की कोशिश करें। प्राइवेट पार्टनर्स को पार्टनर बनाए रियल में पॉलिसी मेकिंग में, हम और आत्मनिर्भर होते जाएंगे। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सुबोध आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव अग्रवाल जी, चांसलर सेज यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, मेडिकल डायरेक्टर सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हम ये आपको बता रहे थे आज की एक्सपर्ट्स की नजर में बजट कैसा है, ये कितना फायदेमंद है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, आपके लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।